हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो देखो, हम लोगों ने आज तक अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, पहले मैं उसके बारे में तुम्हें डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो मैग्नेटिज्म से स्टार्ट किया था। मैग्नेटिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ लिया, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पे स्विच किया था। वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया था। वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी हमने इंटरफेरेंस पढ़ लिया था, डिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, बट पोलराइजेशन नहीं पढ़ा था। ठीक है, पोलराइजेशन नहीं पढ़ा था। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोगों ने पढ़ा था फिर मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो अब आज की क्लास में मैं एक काम कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पोलराइजेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन। ठीक है, अब ये पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन इज अ टॉपिक जो वेव ऑप्टिक्स का है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि पोलराइजेशन जो है वो मेंस का टॉपिक है, एडवांस का टॉपिक नहीं है। सिर्फ मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आता है। जो इंटरफेरेंस हमने पढ़ा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, ये कॉमन टॉपिक है, दोनों के अंदर वैलिड है। बट पोलराइजेशन सिर्फ मेंस का टॉपिक है। सिमिलरली ऐसे ही डिफ्रैक्शन जो है वो मेंस का टॉपिक है। ठीक है, तो पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ वेव्स, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स का क्या मीनिंग होता है, तो वो समझते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ वेव्स का मीनिंग कुछ ऐसा है कि इमेजिन करो जैसे तुम्हारे पास एक दीवार है। ठीक है, एक दीवार है। थ्री डी बना रहा हूं जानबूझ के ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से दिख जाए सब। ये दीवार है सर, ये कैसी दीवार है? ये दीवार है जिसमें बीच में से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ के रखी है। ठीक है, ये जगह किस लिए छोड़ के रखी है? एक रॉड को क्रॉस करवाने के लिए। तो यहां से एक रॉड जो है वो क्रॉस हो रही है। देखना, समझ में आ रही कैसी रॉड है? थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, अच्छी लगेगी। समझ में आ रही होगी तुम्हें कि कैसी रॉड यहां पर मैंने बना के रखी है। अब इस रॉड में अगर तुम देखोगे तो इस रॉड को अपन लोगों ने दो चीजों के बीच में ऐसे फंसा के रखा है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज है ना, ये रिजिड है, ये हिल नहीं सकते अपनी जगह से। ठीक है, अब अब हमारे पास एक हैमर है, हमारे पास एक नहीं दो हैमर है एक्चुअली। एक हैमर को हमने यहां से हिट किया इसके ऊपर, तो उसकी वजह से इसमें ऐसे ऐसे वाइब्रेशन आए। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और दूसरा हैमर जो है वो हमने मान लो नीचे से हिट किया। ठीक है, जिससे ऐसे ऐसे वाइब्रेशन आए। तो दो तरीके के वाइब्रेशन हमने इसमें साथ में दे दिए। ये रॉड अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये रॉड अलोंग द एक्स एक्सिस है। एक तरीके का वाइब्रेशन जो है हमने वाई एक्सिस की तरफ दिया है, एक तरीके का वाइब्रेशन हमने जेड एक्सिस की तरफ दिया है। अब होगा क्या? अब होगा क्या? अगर चलो एक और हैमर, तीन हैमर है, और एक और वाइब्रेशन तुमने देने के लिए इधर से भी हिट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि रॉड बाहर आ जाएगी, रॉड तो फिक्स्ड है, रॉड बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो पहले अगर एक्स एक्सिस वाले की बात करें, अगर तुमने इस डायरेक्शन में इसमें हैमर मारा तो क्या होगा? जब तुम इस डायरेक्शन में इस पे हैमर मारोगे इस एंड पे, तो यहां वाइब्रेशन आएगा ऐसा, अलोंग द एक्स एक्सिस वाइब्रेशन आएगा। वो वाइब्रेशन आगे ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल करता जाएगा, और वो ट्रैवल करते करते यहां पर अगर तुमने एक डिटेक्टर लगा के रखा है तो तुम्हें यहां पर वो वाइब्रेशन फील हो जाएगा, उस साइड वो वाइब्रेशन फील हो जाएगा। समझ में आ गई? अच्छा, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो सीधी सीधी क्रॉस करके निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखना देखना फिर उसके बाद पोलराइजेशन का मतलब समझ में आएगा। अब मैंने दूसरी बार में यहां से हिट किया वाई की तरफ, पहले एक्स वाला कर लिया, अब वाई वाला। तो वाई की तरफ नीचे से हिट मारा, नीचे से ऐसे मैंने हथौड़ा मारा उस पर, तो ऐसा वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। ऐसा वाइब्रेशन जो है वो आगे ट्रैवल करेगा, और जैसे ही वो दीवार तक पहुंचेगा, जैसे ही वो दीवार तक पहुंचेगा वो वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि दीवार जो है वो रिजिड है। ये ऐसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स को, अंदर के जो एटम्स है उनको वाइब्रेट नहीं करने देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहां तक पहुंचने के बाद ये वेव वापस लौट जाएगी, या हम बोल सकते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द रिजिड सरफेस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका मतलब कि ऐसा वाइब्रेशन इस दीवार को क्रॉस करके नहीं निकल पाया।
ऐसा वाला वाइब्रेशन इस दीवार को क्रॉस करके नहीं निकल पाया। वेव इस तरफ चल रही है, वाइब्रेशन उससे परपेंडिकुलर है, मतलब ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है। तो ट्रांसवर्स वेव क्रॉस नहीं कर पाई, पर क्या हमेशा नहीं कर पाएगी? चेक करते हैं। अब जेड की तरफ हिट किया, अब तुमने ऐसे में हिट मारा, जब तुमने ऐसे में हिट मारा तो वाइब्रेशंस ऐसे हुए, वाइब्रेशंस ऐसे हुए हैं, और ऐसे वाइब्रेशन जो हो रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल वेव का इस तरफ है, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इस तरफ है। जब ये दीवार तक पहुंचेंगे तो दीवार सिर्फ ऊपर और नीचे है, साइड में नहीं है, लेफ्ट और राइट में, तो ऐसे में एटम्स का वाइब्रेशन अलाउड है, तो ऐसे वाइब्रेशन जो है वो क्रॉस कर जाएगा। ऐसा वाला वाइब्रेशन जो है वो क्रॉस कर जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने इस तरीके से हिट किया तो क्रॉस करा, इस तरीके से हिट किया क्रॉस नहीं करा, इस तरीके से हिट किया क्रॉस करा। अब तीसरे वाले की बात करें, वेव इधर जा रही है, वाइब्रेशन ऐसे में है, इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव क्रॉस भी हो पा रही है, और ट्रांसवर्स वेव कई बार क्रॉस नहीं भी हो पा रही है। समझ में आया? ट्रांसवर्स वेव कई बार क्रॉस हो पा रही है और कई बार क्रॉस नहीं भी हो पा रही है। अब देखो, चलो, और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल तो क्रॉस हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो वेव जब हमने बनाई तो वो तो क्रॉस हो गई, वो वेव तो क्रॉस हो गई। अब देखो हम दूसरे तरीके से करते हैं, चलो यहां बनाते हैं, यहां पर हिट करते हैं इस एंड पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहां पर डायग्राम थोड़ा सा ज्यादा जगह है, ज्यादा बड़ी रॉड दिख रही है, प्रॉपरली चीजें दिखेंगी तुम्हें, और कुछ नहीं। जेड एक्सिस ना, ये है जेड एक्सिस, ठीक है, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम हिट करते हैं इसको तो क्रॉस कर जाएंगे, वाइब्रेशंस क्रॉस कर जाएंगे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस तो क्रॉस कर जाएंगे, उनको नहीं रोका जा सकता, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस को नहीं रोका जा सकता, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग अगर अपन ने हिट किया तो क्रॉस नहीं कर पाया, जेड एक्सिस के अलोंग हिट किया तो क्रॉस कर गया। अब देखो मैंने एक नया तरीके से हिट किया इसको, एक नए तरीके से हिट किया बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस, ये हिट मारा मैंने इसको, ऐसा हिट मारा है मैंने इसको। अब बताओ क्या होगा, अब सोचो क्या होगा, अब सोचो क्या होगा। अगर मैंने ऐसी डायरेक्शन में हिट किया, मैंने एक हैमर लिया और ऐसे में मारा, ऐसे में मारा, ऐसा टेढ़े में मारा, ना तो वाई की तरफ मारा ना जेड की तरफ मारा, बीच में ऐसे टेढ़े में मारा, तो अब क्या होगा? अब जब ऐसे ऐसे वाले वाइब्रेशंस यहां तक पहुंचेंगे, जब ऐसे ऐसे वाले वाइब्रेशंस यहां तक पहुंचेंगे, तो क्या वो क्रॉस कर पाएंगे या वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे? तो हम बोल सकते हैं वाइब्रेशन मतलब एक्चुअली हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो जो तुमने ऐसा वाइब्रेशन दिया है, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वाई एक्सिस वाला वाइब्रेशन हमें पता है इस दीवार की वजह से क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन जेड एक्सिस वाला वाइब्रेशन इस दीवार की मतलब क्रॉस कर जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, समझना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने इस डायरेक्शन में ए एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन दिया है, समझना बहुत गौर से, अगर हमने इस डायरेक्शन में ए एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन दिया है, और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, इस डायरेक्शन में ए एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन दिया है, ये एंगल थीटा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एंड पे तुम्हें सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन मिलेंगे, कौन से? जेड वाले। वाई वाला क्रॉस नहीं कर पाएगा, वाई वाला क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो वाई वाला था ये डॉटेड लाइन से नोट कर देता हूं, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर मैं रिजॉल्व करके बताऊं तो ए कॉस थीटा क्रॉस कर जाएगा और ए साइन थीटा क्रॉस नहीं करेगा, ए कॉस थीटा क्रॉस कर जाएगा और ए साइन थीटा क्रॉस नहीं करेगा। एक बार और मैं एक और चीज बताऊं तुम लोग को कि ये थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या क्या, बताओ, थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या? डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में तुमने एम्पलीट्यूड दिया, एंड जेड एक्सिस, यही है ना थीटा, जिस डायरेक्शन में तुमने एम्पलीट्यूड दिया वाइब्रेशन का, एंड दी जेड एक्सिस। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते थे, जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड के टर्म्स में बोले, हम ऐसा भी बोल सकते थे, जिस डायरेक्शन में हमने वाइब्रेशन दिया एंड जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस निकलना अलाउड है, इन दोनों के बीच का एंगल, जिस डायरेक्शन में हमने वाइब्रेशन दिया और जिस डायरेक्शन के ट्रांसवर्स वाइब्रेशन पास करना अलाउड है, उन दोनों के बीच का एंगल है यहां पर ये थीटा। यानी कि जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस को पास करना अलाउड है, उससे अगर वाइब्रेशन थीटा एंगल पर देंगे विथ ऑफ एम्पलीट्यूड ए, तो एम्पलीट्यूड क्रॉस होगा कितना एम्पलीट्यूड का, कितना एम्पलीट्यूड क्रॉस हो पाएगा? ए कॉस थीटा, एंड दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन इन विच वाइब्रेशंस आर अलाउड टू क्रॉस, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, जो अभी अभी हमने किया, अभी अभी हमने क्या किया
कि अब हमने एक ऐसा सेटअप बना लिया है कि तुम इसको किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वाइब्रेशन दो। लॉन्गिट्यूडनल मत देना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस कैन ऑलवेज पास। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस तो क्रॉस हो ही जाते हैं। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन दो। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मतलब परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। इस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में इस लाइन से परपेंडिकुलर क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इनके बीच में कुछ हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो अगर तुम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन दोगे तो वो वाइब्रेशन क्रॉस हो सकते हैं, पूरे के पूरे नहीं। पूरे के पूरे नहीं, उनका एक पार्ट क्रॉस हो सकता है। और जो तुम्हें इस साइड वाइब्रेशन मिलेगा दैट विल ऑलवेज बी अलोंग दी जेड एक्सिस। यहां पर जो तुम्हें आंसर मिल रहा है इस पर्टिकुलर सेटअप में, वो वाइब्रेशन हमेशा अलोंग दी जेड एक्सिस ही रहेगा। या तो होगा ही नहीं, या जेड एक्सिस के अलोंग होगा। मतलब अगर तुमने वाई एक्सिस के अलोंग इसको वाइब्रेशन दिया तो फिर तो वहां मिलेगा ही नहीं। और अगर तुमने कोई भी रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेशन दिया तो फिर तुम्हें यहां पर सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन मिलेगा। और तुम वो निकाल भी सकते हो कितना मिलेगा। अगर तुमने किसी भी डायरेक्शन में ए एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन दे दिया, जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन हमारे अलाउड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, जो पासिंग अलाउड है, जिसकी जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इसमें से पास कर सकता है, उससे थीटा एंगल पर तुमने अगर वाइब्रेशन दिया है तो क्रॉस करने वाला एम्पलीट्यूड विल बी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। किसको बोलते हैं पोलराइजेशन? इसको कि तुम किसी भी डायरेक्शन में यहां पर वाइब्रेशन इंसिडेंट करवाओ, द रिजल्टिंग वाइब्रेशन विल ऑलवेज बी अलोंग द जेड डायरेक्शन। तुम किसी भी डायरेक्शन में इस कोने पे वाइब्रेशन दे दो, आउटपुट वाइब्रेशन विल ओनली बी अलोंग जेड डायरेक्शन। तो हमने ऐसा बोलते हैं कि हमने ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर दिया है। पोलराइज कर दिया है मतलब उसके सिर्फ एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन ही हमें दूसरी साइड मिलेंगे। ठीक है, आउटपुट सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन रहेगा, तो हम इसको बोलते हैं कि हमने पोलराइजेशन कर दिया है। ठीक है, तो तुम लोग ये चीज नोट कर सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। longitudinal waves cannot be polarized. Longitudinal waves cannot be polarized. Longitudinal waves cannot be polarized. But transverse waves can be polarized. But transverse waves can be polarized. पहली चीज तो ये हम लोग सीखे यहां से, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एम्पलीट्यूड वाली कहानी है ना, इसको हम यहां नहीं लिख रहे हैं, हम इसको अलग तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हम इसको अलग तरीके से लिखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि ट्रांसवर्स वेव को अगर पोलराइज किया जा सकता है, पोलराइजेशन हेडिंग है वो तो है ही, ट्रांसवर्स वेव को अगर पोलराइज किया जा सकता है, तो मैं यहां से ये सीखा कि लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। सर ऐसे कैसे सीख गया? लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड क्योंकि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, याद है? लाइट वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और हमने अभी अभी सीखा कि ट्रांसवर्स वेव्स को अगर पोलराइज किया जा सकता है, यानी कि लाइट वेव्स को भी पोलराइज किया जा सकता है। हाँ, ऑब्वियसली ऐसे नहीं किया जा सकता दीवार के थ्रू, दीवार से नहीं किया जा सकता, उसके लिए अलग तरीके होंगे। तरीके क्या होंगे वो बाद में देखेंगे हम, बट अभी अभी के लिए ये क्लियर है कि ट्रांसवर्स वेव्स को अगर पोलराइज किया जा सकता है, और लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, अच्छा, एक चीज और हम सीख गए यहां पर कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में हमारी लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में अगर लाइट ट्रैवल कर रही है, तो वाई और जेड डायरेक्शन में तुम किसी भी टाइप की वाइब्रेशन को रिजॉल्व कर सकते हो। मान लो अगर तुम्हारा वाइब्रेशन एक्स में अपन की वेव ट्रैवल कर रही है, तो जो भी वाइब्रेशन होगा वो वाई में होगा, जेड में होगा, माइनस वाई में होगा, माइनस जेड में होगा, या उनके बीच में कहीं होगा। बट तुम हमेशा उस बीच वाले वाइब्रेशन को वाई और जेड में रिजॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे डिनोट करेंगे एक अनपोलराइज्ड लाइट को। अनपोलराइज्ड मतलब जिसमें कोई पोलराइजेशन नहीं किया, जिसके डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अभी फ्री है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अगर फ्री है तो अनपोलराइज्ड लाइट हम ऐसे डिनोट करेंगे, देखते जाना। ये डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अलोंग द वाई एक्सिस, और ये डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अलोंग द जेड एक्सिस। ये डॉट क्या बता रहा है? डॉट मतलब ये है, डॉट मतलब ऐसा वाइब्रेशन है। बट 3D में डायग्राम बार बार बनाना टफ रहेगा, बार बार नहीं बना पाएंगे, इसलिए 2D में एक तरीका बना लिया है हमने कि दिस डॉट डिनोट्स वाइब्रेशन अलोंग द जेड एक्सिस।
ये डिनोट कर रहा है वाइब्रेशन अलोंग द वाई एक्सिस एंड दिस डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा, तो अपन लोग कुछ भी आगे लिखने से पहले सबसे पहले अपन यही लिख लेते हैं कि ऐसे हम डिनोट करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट को। अनपोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे हम अनपोलराइज्ड लाइट को, जिसमें ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये बता रहा है वाइब्रेशन अलोंग वाई एक्सिस। और ये जो है ना, ये बता रहा है वाइब्रेशन अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस टाइप का रख लिया है नाम इसका। ठीक है, वाइब्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओके प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये किस तरफ है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे हम डिनोट करेंगे एक अनपोलराइज लाइट को। ठीक है, अब लाइट जब पोलराइज हो जाएगी तो फिर कैसे डिनोट करेंगे। एक बार लाइट हमारी पोलराइज हो जाएगी तो हम या तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, प्रोपगेशन, ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। दिस लाइट इज पोलराइज्ड अलोंग दी वाई एक्सिस, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हमारी पूरी पोलराइज लाइट है। मैं यहां पर लिख दूंगा, पर और भी तरीके होते हैं इसलिए मैं बताते जा रहा हूं। ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या मतलब है, दिस लाइट इज पोलराइज अलोंग दी जेड एक्सिस, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है, दिस लाइट इज पोलराइज बिटवीन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर बिटवीन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होगा तो कुछ तो तरीका बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी अभी हमने डिसाइड किया कि जिस डायरेक्शन में अलाउड होगा ट्रैवल करना, पार करना अलाउड होगा, उस डायरेक्शन में तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसा भी तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि तुमने जो अपना डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है, मतलब जिस डायरेक्शन में तुमने अलाउ किया है वाइब्रेशन, वो हो सकता है ना वाई में हो ना जेड में हो, बीच में कहीं हो। तो जो रिजल्टेंट आउटपुट वो लाइट आएगी वो इस टाइप की होगी, जो कि ना तो वाई के अलोंग है ना जेड के अलोंग है, इसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ये कहीं बीच में है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम किसको, पोलराइज लाइट को। तो दिस इज अवर पोलराइज्ड लाइट अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग z axis, along between y and z। तो पोलराइज लाइट, अगर पोलराइजेशन जो है वो अलोंग वाई एक्सिस हुआ तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड एक्सिस के लिए और बीच के लिए ये। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं मैं, इस चीज को नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर हम लोग अपना इसको ऐसे डिनोट करके फिर पोलराइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब मैं इसको तुमने अगर लिख लिया है, मैं इधर से हटा रहा हूं कि सर इतनी सारी जगह तो पड़ी आपके पास बोर्ड पे, इसको क्यों हटा रहा हूं। इसको मैं इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह चाहिए अभी, बहुत बड़ी जगह यूज करना है मुझे। ठीक है, चलो देखना, स्टार्ट करता हूं यहां से। तुम्हारे पास तुम्हारे पास लाइट है, और ये कैसी लाइट है, कैसी हो गई ये, अनपोलराइज लाइट। और ये किसी पोलराइजर से पास करती है, पोलरॉइड से पास करती है। पोलरॉइड वर्ड तुमने कई बार सुना होगा, चश्मों में कई बार यूज किया जाता है कि इस चश्मे में पोलरॉइड है या नहीं। ठीक है, तो चश्मे में मतलब जो ग्लास होता है वो पोलराइड ग्लास है कि नहीं है। तो पोलराइड ग्लास मतलब क्या होता है, पोलराइजर होता है, वो एक तरीके के वाइब्रेशंस को अलाउड करता है ट्रांसफर करना, दूसरे तरीके के वाइब्रेशंस को नहीं करता है। तो इस टाइप की कोई चीज है हमारे पास, बट अभी के लिए हमें नहीं पता पोलराइड क्या चीज होगी, कैसी दिखेगी। तो अभी के लिए हम खिड़की बना रहे हैं, सिंपल, एक स्लिट बना रहे हैं। वो स्लिट हमें बताएगा कि इस डायरेक्शन के वाइब्रेशंस अलाउड हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस अलाउड नहीं है। तो समझना, देखो मैं क्या बना रहा हूं, मैं सिंपली ये बना रहा हूं, क्या बता रहा है ये, क्या बता रहा है, किस डायरेक्शन के वाइब्रेशंस अलाउड है, इस डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को ये अलाउ करेगा।
परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को अलाउ नहीं करेगा। सिंपल सा ये डायग्राम मेरा ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बना रहा हूं इसको थोड़ा सा 3D कर रहा हूं, थोड़ा सा, क्यों? रीजन है उसके पीछे, रीजन है उसके पीछे, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया कि इसमें किस तरीके की लाइट क्रॉस हो पाएगी। इसमें ये वाले वाइब्रेशन क्रॉस हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन क्रॉस नहीं होंगे। तो यहां पर आउटपुट जो मिलेगा तुम्हें वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, आउटपुट तुम्हें ऐसा मिलेगा। अब मैंने क्या किया, इस लाइट को आने दो, आने दो, आने दो, और रास्ते में रख दिया एक और पोलराइजर। देखना, रास्ते में रख दिया, उसको आने दो, उसको आने दो अभी, रास्ते में कुछ उसको परेशान मत करो अभी। रास्ते में रख दिया एक और पोलराइजर। इसकी खिड़की ऐसी, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। अब ये जब लाइट यहां पर आएगी, ये लाइट जब इसके अंदर से क्रॉस करेगी तो क्या होगा बताओ। ये लाइट जब इसके अंदर से क्रॉस करेगी तो ये अलाउ कर रहा है सिर्फ इस डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को पास करना, सिर्फ इस डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को ये पास होने देता है। लेकिन इस डायरेक्शन में तो वाइब्रेशन है ही नहीं, और अगर इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है ही नहीं तो यहां पर तुम्हें कोई लाइट नहीं मिलती है, नो लाइट। इस तरफ तुम्हें दूसरी साइड कोई भी लाइट नहीं मिलना है, आउटपुट में कोई लाइट नहीं मिलेगी तुम्हें आउटपुट में। अगर तुमने इस वाली लाइट को सीधा इस पे इंसिडेंट करवा दिया तो, ठीक है, इस वाली लाइट को सीधा इस पे इंसिडेंट करवा दिया तो तुम्हें कोई लाइट नहीं मिलना है। तो इसलिए मैंने उस तरफ लिख दिया नो लाइट। बट मैं ये नहीं करने वाला हूं। मैंने जगह क्यों छोड़ी थी, जगह इसलिए छोड़ी थी क्योंकि रास्ते में मैं एक और पोलराइजर रखूंगा और फिर अपन चेक करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। रास्ते में एक और पोलराइजर मिला, रास्ते में एक और पोलराइजर मिला। ये पोलराइजर जो है ये इस ऐसी खिड़की है इसकी, ठीक है, इसकी खिड़की ऐसी है। अब जब इसकी खिड़की ऐसी है तो जब ये इसमें से क्रॉस करेगा, जब ये इसमें से क्रॉस करेगा तो क्या होगा। तो अब मुझे एंगल की जरूरत है। किस एंगल की जरूरत है मैं तुम्हें समझाऊं। मैंने यहां पर जब तुम्हें पहला डायग्राम यहां पर बना रहा था तो मैंने एक तुम्हें वाइब्रेशन दिया था टेढ़े में। जब मैंने ऐसे टेढ़े में वाइब्रेशन दिया था जो कि ना तो वाई की तरफ था ना जेड की तरफ था, और हमारा जो खिड़की थी वो सिर्फ जेड की डायरेक्शन के वाइब्रेशन को क्रॉस होने देती थी, तो हम लोगों ने क्या करा था, हमने चेक किया था कि किस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है और किस डायरेक्शन में खिड़की है, उनके बीच के एंगल को थीटा बोला था। और फिर हमें समझ में आ गया था कि कितना एम्पलीट्यूड क्रॉस करेगा, ए कॉस थीटा। तो उसी तरीके से अब देखना, उसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो आउटपुट तुम्हें मिलेगा, यहां पर जो आउटपुट तुम्हें मिलेगा वो पक्के से इस डायरेक्शन में वाइब्रेशंस वाला मिल जाएगा। ये तो ठीक है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पोलराइजर रखा हुआ है, जिस डायरेक्शन में खिड़की है उसकी, उस डायरेक्शन के वाइब्रेशंस क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इस एम्पलीट्यूड को ए नॉट बोल दूं, समझना बहुत गौर से समझना, इस एम्पलीट्यूड को ए नॉट बोल दूं, ये एम्पलीट्यूड यानी कि ये वाइब्रेशन किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, और ये खिड़की से कितना एंगल बना रहा है, खिड़की से कितना एंगल बना रहे हैं, तो ये खिड़की से एंगल बना रहे हैं थीटा। या यहां मार्क कर सकता हूं या मैं यहां भी मार्क कर सकता हूं, तुम्हें समझ में तो आ ही जाएगा। ये एंगल कितना है, थीटा। समझ में आया। ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, और ये क्या है, ये है खिड़की का डायरेक्शन। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड खिड़की, ठीक है, एंड खिड़की। तो खिड़की में और इसके बीच में एंगल अगर थीटा है, तो अगर यहां का एम्पलीट्यूड ए नॉट है तो ये एम्पलीट्यूड कितना होगा पता है, ए नॉट कॉस थीटा, ए नॉट कॉस थीटा। लेकिन अब यहां पर नो लाइट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब जो वाइब्रेशन, जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं वो खिड़की से परपेंडिकुलर नहीं है। जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इस पे इंसिडेंट किए जा रहे हैं वो खिड़की से परपेंडिकुलर नहीं है। और अगर असलियत बताऊं तो वो कितने एंगल पे है पता है, ये था तुम्हारा वाई डायरेक्शन और ये है तुम्हारा एंगल थीटा। जिस डायरेक्शन में हमारे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में
अभी वाइब्रेशन इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना भाई। देखो वाई वाले को तुमने थीटा एंगल मोड़ दिया है, भले ही एम्पलीट्यूड कम हो गया, लेकिन पहले वाइब्रेशन ऐसे थे और अब वाइब्रेशन ऐसे है, जो कि वाई डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है, यानी कि इस डायरेक्शन में है हमारे इंसिडेंटेड वाइब्रेशन। और क्योंकि हमें पता है कि y से हम 90 डिग्री एंगल पर हैं, तो दिस एंगल इज एक्चुअली 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब यहां से लाइट क्रॉस करेगी, तो अब उसमें वाइब्रेशंस ऐसे होंगे, क्योंकि जेड डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को ही ये खिड़की अलाउ करती है। तो ऐसे वाइब्रेशंस होंगे उसके अंदर, ऐसे वाइब्रेशंस होंगे उसके अंदर। और अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए नॉट कॉस थीटा अगर इनिशियल एम्पलीट्यूड है इस पे गिरने से पहले, तो कॉस 90 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करके तुम नया एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। तो ए नॉट कॉस थीटा में कॉस 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। ए नॉट कॉस थीटा में कॉस 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई करके तुम फाइनल एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। ये तुम्हारा फाइनल एम्पलीट्यूड होगा, वो आखिरी वाली लाइट का। समझ में आया क्या किया है? ठीक है ना? ये वाला डायग्राम थोड़ा सा ऊपर सरका के बनाएंगे बस अपन, और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, ये अनपोलराइज लाइट है, ये पोलराइज लाइट है, ये पोलराइज लाइट है, ये पोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट के लिए तो कोई डायरेक्शन नहीं बोलूंगा। पोलराइज लाइट इन वाई डायरेक्शन, पोलराइज बिटवीन वाई एंड जेड डायरेक्शन, पोलराइज अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने वो तुम्हें लिखवा दिया था कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड अगर ए नॉट है, इसका एम्पलीट्यूड अगर ए नॉट है, यहां से हम क्या सीखे समझ लो। यहां से हम क्या सीखे, अगर एक पोलराइज लाइट, सुनना जरूरी नहीं है वाई एक्सिस हो, अगर एक पोलराइज लाइट एक पोलराइजर पे गिरती है, सच दैट the direction of vibration and the direction of polarization, इसको direction of polarization बोलते हैं, such that the direction of vibration and the direction of polarization have angle theta between them, then the amplitude, resultant amplitude will be a naught cos theta if the initial amplitude is a naught। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज और, अगर मुझे ये पता लग गया है, अच्छा यहां से पहले मैं आंसर निकाल दूं, ये कितना आएगा, ए नॉट कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब मैं देखो इंटेंसिटी रिलेटेड एक चीज बताऊं, अगर यहां पर ए नॉट के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई नॉट है, समझना, अगर यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट है, तो यहां पर इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सर कैसे पता लगा आपको? तुम बताओ मुझे कैसे पता लगा। तुम्हें याद होगा कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड कॉस थीटा टाइम्स हो रहा है, तो इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहां पर एम्पलीट्यूड सॉरी इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा लिखी है, तो यहां कितनी लिखना चाहिए पता है मुझे, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ना क्या करना? ठीक है, तो ये अपन की हो गई इंटेंसिटी। अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। या एक काम करें, आई आर लिख दें, कौन लिखे इतना सारा बार बार। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस साइड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्योंकि फिर एम्पलीट्यूड भी लिखो बैठ के, ए आर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इधर ए नॉट, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए नॉट कॉस थीटा, एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहां पर इज दिस मच, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतना। समझ में आई कहानी पूरी? ठीक है, कहानी पूरी समझ में आई। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये कि यहां से अपन यहां पहुंचे, दिस इज कॉल्ड मालूज लॉ। क्या इज कॉल्ड मालूज लॉ? मालूज लॉ अगर मैं इंग्लिश में लिखवाऊं तो ये है, डायग्राम में लिखवाया है अभी। अगर मैं इंग्लिश में लिखवाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, अच्छा ऐसे पूरा, if the direction of polarization of the incident light, if the direction of polarization of the incident light and the direction of polarization of the polarizer, इसको बोलते हैं polarizer, and the direction of polarization of the polarizer make angle theta between them, then the, इसको क्या बोलेंगे, transmitted light, transmit हो रही है इसमें से, then the transmitted light will have amplitude a naught cos theta if the amplitude of the incidented light is a naught। समझ में आ गया? if the amplitude of incidented light is a naught
and the angle between direction of polarization of the light and direction of polarization of the polarizer is theta, then the amplitude of the transmitted light is a naught cos theta. And in terms of intensity, if the intensity of the incidented light is I naught, then the intensity of the transmitted light is I naught cos square theta. This is Malus law. दिस इज मालूज लॉ, ये मालूज लॉ है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, हम लोगों ने उसको डिराइव भी कर लिया, हम लोगों ने उसको समझ लिया कि मालूज लॉ क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये मालूज लॉ है सर, तो ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये भी मालूज लॉ के ऊपर ही बेस्ड है कि अपन का ए नॉट कॉस थीटा था, अब अपन का डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइजर के बीच में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है, तो अपन ने कॉस 90 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया एम्पलीट्यूड को, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा ट्रांसमिटेड लाइट का, और अगर स्क्वायर कर दोगे तो उसको इंटेंसिटी में बता देगा। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। अब एक चीज और यहां पर लिख दूं मैं, अगर इधर पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो इसकी इंटेंसिटी पता है कितनी रही होगी? 2 आई नॉट। इधर अगर एम्पलीट्यूड अपन ऐसे लिखते हैं तो इधर पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखा जाता है ए नॉट रूट 2। समझो क्यों? दोनों डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन था ए नॉट एम्पलीट्यूड का। अगर जब तुम्हें यहां पर ए नॉट एम्पलीट्यूड ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब इसका दोनों डायरेक्शन में ए नॉट एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन था। दोनों डायरेक्शन में अगर ए नॉट एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन था तो हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट इज ए नॉट रूट 2। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईच डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन से आई नॉट इंटेंसिटी अटैच थी। ईच डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन से आई नॉट इंटेंसिटी अटैच थी, तो इस डायरेक्शन से भी आई नॉट इंटेंसिटी अटैच थी, इस डायरेक्शन से भी आई नॉट इंटेंसिटी अटैच थी। तुमने सिर्फ एक को पास करने दिया, एक को नहीं करने दिया, तो अगर आई नॉट इंटेंसिटी तुम्हें यहां मिली है तो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी 2 आई नॉट रही होगी। तो ये एक और चीज है जो तुम याद रख सकते हो, ये चीज और ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो एप्लीकेशन था, इसके बाद ये पोलराइजर तो सिर्फ एप्लीकेशन के लिए लगाया था, जो यहां से यहां तक हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। समझना ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कि अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन अ पोलराइजर, द इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां पर लिख देता हूं, अभी थोड़ा सी मार्किंग कर देता हूं कि ये तो है अनपोलराइज्ड, ये है पोलराइज्ड, ये है पोलराइज्ड, ये है पोलराइज्ड। कौन करता है पोलराइजर? पोलराइज कौन करता है? पोलराइजर करता है, पोलराइज, पोलराइजर, पोलराइजर। ठीक है, तो पोलराइजर ने अनपोलराइज लाइट को पोलराइज किया जब, तो इंटेंसिटी आधी हुई। जब पोलराइज लाइट के सामने पोलराइजर रखते हैं तो इंटेंसिटी कैसी होती है? डिपेंडिंग ऑन वैल्यू थीटा। अगर ये नहीं था तो आंसर 0 आया था। उसका मतलब क्या था कि अगर डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट से डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइजर 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी पोलराइजेशन में, जो मैंने तुम लोग को अभी अभी बता दी। इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो पूरा नोट। अब देखो, एक बार हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि पोलराइजेशन कैसे होता है, तो हमारा पोलराइजेशन कैसे होता है वाला पार्ट खत्म हो गया। अब कौन सी बात आती है पता है, कि ये जो खिड़की बनाई थी, ये लाइट के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खिड़की की तरह काम करती हैं? तो पोलराइजर क्या होते हैं, ये पोलराइजर क्या चीजें हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में भी जो डिस्कशन है वो भी मुझे अधूरा याद है। अधूरा याद है मतलब सर आपकी गलती है ना, वो अधूरा याद है तो नहीं, मेरी गलती नहीं है, मुझे चीजें नहीं रटी जा रही हैं। तुम भी रटना है, तुम रट लो। ठीक है, तुम्हें रटना पड़ेगा बुक के थ्रू। मैं तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट जो है एकदम रटने वाला वो नहीं बता पाऊंगा, हाँ कंसेप्चुअल चीजें मैं पूरी बता दूंगा। ठीक है, तो पोलराइजर जो है वो अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तो पोलराइजर बनता है बाय यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ। अब ये जो सबसे पहली चीज बता रहा हूं ना, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड, तो सबसे पहले मैं इसी को बताना पसंद करता हूं क्योंकि ये अपन के पास पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में अपन ये डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है? ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है? ब्रूस्टर्स लॉ ये होता है कि जब भी हमारे पास किसी भी ट्रांसपेरेंट मतलब जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना किसी भी चीजों का, तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे कभी भी हमारे पास अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है,
जैसे मान लेते हैं ये लाइट हुई इंसिडेंट, ठीक है, ये लाइट हुई इंसिडेंट। अब क्या होगा, अगर ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होगा, तो कुछ लाइट तो इस तरफ जाएगी, कुछ लाइट इस तरफ जाएगी। ठीक है सर, पूरी लाइट नहीं जाएगी क्या इस तरफ? नहीं, एक्चुअली पूरी लाइट नहीं जाती है। तुमने कई बार नोटिस किया होगा जब इवन ग्लास पे भी लाइट टकराती है, वो मिरर नहीं है, एक नॉर्मल ग्लास है जिसके आर पार तुम्हें दिख रहा है, लेकिन उस पे भी तुम्हें अपना हल्का सा रिफ्लेक्शन दिख जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारे मुंह से लाइट निकल के उस पर टकराएगी, कुछ लाइट क्रॉस होगी लेकिन कुछ लाइट पक्के से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई वो कहां गई? तो यहां से इंसिडेंटेड है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके इस तरफ चली गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके इस तरफ चली गई। ठीक है, अब देखो, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड रे बोल लो, और ये है हमारी इंसिडेंटेड रे। ठीक है, अगर ये इंसिडेंटेड रे आई एंगल पे आके गिरी है और मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर बोल दूं, ये एंगल को मैं आई बोल सकता हूं, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि एक इंसिडेंटेड लाइट आई, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट यहां पर रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, अगर ऐसी कहानी है, अगर ऐसी कहानी है, साथ में एक कंडीशन और, साथ में एक कंडीशन और ब्रूस्टर्स लॉ के लिए। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में हो जाए 90 डिग्री पर, आपस में हो जाए 90 डिग्री पर। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ये ब्रूस्टर्स लॉ का कंडीशन है। कंडीशन क्या है ब्रूस्टर्स लॉ का? कि लाइट आई, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ, ये तो हमेशा होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट आपस में कितने एंगल पर है? 90 डिग्री। अगर ऐसा हो गया तो, अगर आने वाली लाइट अनपोलराइज्ड है, आने वाली लाइट अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट ऐसी बनाते हैं ना अपन, आने वाली लाइट अगर अनपोलराइज्ड है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, चलो थोड़ा सा और बनाए, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। कंप्लीटली पोलराइज्ड मतलब उसके अंदर तुम्हें सिर्फ एक ही तरीके के वाइब्रेशंस मिलेंगे, कोई भी एक तरीके के वाइब्रेशंस मिलेंगे। ठीक है, कोई भी एक तरीके के वाइब्रेशंस मिलेंगे। लेकिन रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। पार्शियली पोलराइज्ड मतलब देखो, जितने भी जेड डायरेक्शन वाले वाइब्रेशंस हैं वो एक भी रिफ्लेक्टेड लाइट में नहीं जाएगा। जितने भी जेड डायरेक्शन वाले वाइब्रेशंस हैं वो एक भी रिफ्लेक्टेड लाइट में नहीं जाएगा, वो सारे के सारे यहीं से क्रॉस करे। तो मैंने कितने बनाए थे? 1 2 3 4 5, तो मैं यहां भी बनाऊंगा 1 2 3 4 5, ये बना दिए मैंने 5। ठीक है, जितने भी वाई डायरेक्शन वाले, जितने भी वाई डायरेक्शन वाले हमने, हमारे जितने भी वाइब्रेशंस थे, उनमें से कुछ इस डायरेक्शन में क्रॉस कर जाएंगे और कुछ इस डायरेक्शन में क्रॉस कर जाएंगे, तो अपन इसमें 2 बना लेते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर तो सिर्फ वाई वाले क्रॉस करे, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, दिस इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, या पोलराइज्ड भी बोल सकते हो, पूरा कंप्लीटली पोलराइज्ड लिखने की जरूरत नहीं, पोलराइज्ड। लेकिन ये, इसका नाम अलग लिखा जाएगा, दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड, दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड। समझ में आया? और कंडीशन क्या है ब्रूस्टर्स लॉ की? कंडीशन ये है ब्रूस्टर्स लॉ की कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे शुड बी 90 डिग्री। अगर ऐसा हो गया, देन रिफ्लेक्टेड रे इज प्रॉपर्ली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड, पोलराइज्ड। ठीक है, एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, अब बेस्ड ऑन हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, उसमें से, रे ऑप्टिक्स में से, हम यहां पर इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं कि I प्लस 90 प्लस आर तो 180 डिग्री होता है। तो I और R में यहां से देख के सीधा रिलेशन मिल रहा है यहां पर कि I प्लस आर भी 90 डिग्री होगा, यानी कि R जो है वो 90 डिग्री माइनस I होगा। ठीक है, अब मैं अगर स्नेल्स लॉ लगा दूं इस I और इस R के लिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है, तो 1 साइन I इज इक्वल टू, अगर यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इज इक्वल टू म्यू साइन आर, दिस इज स्नेल्स लॉ। वेयर आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आई, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन 90 डिग्री माइनस आई इज कॉस आई, साइन 90 डिग्री माइनस आई इज कॉस आई। तो ये बना साइन आई इज इक्वल टू म्यू कॉस आई। कॉस आई को नीचे लाओ, कॉस आई को नीचे लाओ, tan I is equal to mu. This is the formula for Brewster's law.
क्या फॉर्मूला क्या डिनोट कर रहा है? दिस फॉर्मूला कैन गिव यू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये फॉर्मूला जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बता सकता है तुम्हें। ये फॉर्मूला तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस बता सकता है अगर तुम चाहते हो कि रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाए। तो कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तुम इंसिडेंट करो लाइट को ताकि रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। ठीक है, तो दिस इज ब्रूस्टर्स लॉ। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू पोलराइज लाइट। पोलराइजर हम लोग ने खिड़कियां बना दी थी वहां पे जब हमने पिछला पढ़ा था। तो वो असली में कैसे अचीवेबल है? असली में ऐसे अचीवेबल है बाय यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, बाय यूजिंग ब्रूस्टर्स लॉ। अब ब्रूस्टर्स लॉ के अलावा कुछ और चीज है क्या? ब्रूस्टर्स लॉ के अलावा न्यूमेरिकली कोई और चीज नहीं है। न्यूमेरिकली कोई और चीज नहीं है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली तुम लोग खुद से एक चीज और पढ़ लेना जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। ठीक है, जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। तो ये चीज तुम और पढ़ लेना एक बार कि निकोल प्रिज्म नाम की क्या चीज है। मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि तुम्हें पढ़ते टाइम पे समझ में आए चीजें। ठीक है, निकोल प्रिज्म में क्या क्या बोला जाएगा मैं तुम्हें समझा देता हूं कि जब हम लोग वाइब्रेशंस की बात करते हैं अलग अलग डायरेक्शन की, तो निकोल प्रिज्म एक इस टाइप के मटेरियल के ऊपर बेस्ड है जिसका अलग अलग डायरेक्शन के वाइब्रेशंस के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सिंपली बात, जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है उसके हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब तुम सोचो अगर एक ऐसी लाइट को तुम एक प्रिज्म से क्रॉस करवाओगे जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से म्यू की वैल्यू डिसाइड करता है, तो क्या होगा? तुम्हारी जो लाइट बाहर आएगी वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, दूसरे टाइप के वाइब्रेशन दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली लाइट यहां से बाहर आएगी और ये वाली लाइट यहां से बाहर आएगी, और अगर तुम चाहते हो कि ये वाली लाइट बाहर ही ना आए तो कोई कंडीशन लगा के इसको टीआईआर करवा दो। कोई कंडीशन लगा के इसको टीआईआर करवा दो तो तुम्हारे पास जो आउटपुट लाइट होगी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी। तुम्हारे पास जो आउटपुट लाइट होगी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी। तो किस कंडीशन पे बेस्ड है? कि अलग अलग डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। जैसा तुम लोग को मेरे बारे में पता ही है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं है। तरीका ये होता है कि ऐसा होगा, ऐसा जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इधर गया, दूसरे का म्यू ज्यादा था, दूसरा ऐसा चला गया, दूसरा ऐसा चला गया, उसको टीआईआर करा के बाहर निकाल देते हैं और एक रे हम लोग को मिल जाती है। और जो ये मिली है हमें, ये हमें दिख रहा है कि ये अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, जिसके लिए म्यू कम है उसको बाहर निकाला जाता है और इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मैं लिखा नहीं दिख रहा, ऑर्डिनरी रे, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और जो टीआईआर कराते हैं जिसको अपन, तो ये कहलाती है ऑर्डिनरी रे, क्योंकि ये फॉलो करती है नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पाथ। नॉर्मली जो क्या कहते हैं इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से ये लाइट फॉलो करती है पाथ, तो इसको ऑर्डिनरी बोलते हैं, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, जो अपन की कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली होती है उसको। ठीक है, तो ये अपन का निकोल प्रिज्म का कंसेप्ट होता है। निकोल प्रिज्म ऐसे काम करता है, बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ये जाके। बाकी ये टॉपिक सिर्फ मेंस का है, तो ब्रूस्टर्स लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मालूज लॉ एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस तुम लोग कर लेना। बाकी पोलराइजेशन हम बोल सकते हैं कि इतना ही है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी हमारे बच्चे कुछ टॉपिक है पहले उनको कवर करेंगे, और फिर अगर कोई टॉपिक होगा तो मुझे लग रहा है शायद डिफ्रैक्शन बाकी है, और फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए।